हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। जबकि इससे पहले हमने कई टॉपिकों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से तैयार किया है जिससे किसी भी आगामी एग्जाम में परेशानी ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो जब भी संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की जाती है तो हमें ध्यान देना होगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बात की जाती है राज्यों की तो हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान की बात की जाती है तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 28 राज्यों को अगर एक रूप में देखा जाता है, 28 राज्यों को अगर एक रूप में देखा जाए, अगर 28 राज्यों को एक रूप में देखा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संघ कहते हैं। 28 राज्यों को अगर एक रूप में देखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। अब बात ये की जाती है कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वह किस भाग में मिलता है। तो हम ध्यान रखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो भाग 1 में मिलता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भाग 1 में मिलता है। जबकि आर्टिकल की बात की जाएगी तो अनुच्छेद की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम कह सकते हैं उल्लेख मिलता है। तो कभी अगर बात की जाती है संघ एवं राज्य क्षेत्र की तो हमें क्या ध्यान देना होगा, तो हम कहेंगे कि 28 भारत में राज्य हैं, अगर राज्यों को एक रूप में देखा जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संघ कहेंगे। तो इसी वजह से इस टॉपिक का नाम क्या पड़ता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र पड़ता है। दूसरी बात, इसमें इस संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो हम कह सकते हैं भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। जबकि आर्टिकल की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अब अगर बात की जाती है आर्टिकल 1 की, अगर बात की जाएगी तो अनुच्छेद 1 में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, तो अनुच्छेद 1 में हम ध्यान रख सकते हैं कि संवैधानिक का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो संवैधानिक का अनुच्छेद 1 में हमें ध्यान देना होगा कि संवैधानिक का जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो कभी पूछा जाता है अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत के 2 नाम होंगे, कि भारत के कितने नाम होंगे, तो 2 नाम होंगे जो संवैधानिक होंगे। तो कहा जाता है कि संविधान के द्वारा हमारे देश को जो नाम को प्राथमिकता दी गई है तो हम कहेंगे भारत और इंडिया। तो कितने नामों को मान्यता दी गई है, तो भारत अर्थात इंडिया। और ये क्यों मान्यता दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो लोग थे, आधे लोगों ने कहा कि हम भारत को मान्यता देंगे और आधे लोगों ने कहा कि हम इंडिया को देंगे। तो कहा जाता है कि संविधान सभा ने इनकी दोनों नामों को स्वीकार कर लिया था तथा हम कह सकते हैं अनुच्छेद 1 में ही कहा जाता है कि 2 नाम होंगे, भारत अर्थात इंडिया। दूसरी बात हम क्या ध्यान रखेंगे, तो दूसरी बात को हम याद रख सकते हैं, तीसरी बात को याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 1 में उल्लेख मिलता है राज्यों का। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किसका मिलता है, तो राज्यों का उल्लेख मिलता है। तथा अनुच्छेद 1 में ही हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 1 में ही उल्लेख मिलता है केंद्र शासित प्रदेश का। जबकि अनुच्छेद 1 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 1 में ही हम कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जिन पर भारत सरकार अधिग्रहण कर सकती है, जिस पर भारत सरकार अधिग्रहण कर सकती है। तो अगर कभी भी बात की जाती है अनुच्छेद 1 की तो हम क्या ध्यान रखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं 2 नामों को मान्यता दी गई संविधान द्वारा, भारत अर्थात इंडिया। दूसरी बात इसमें राज्यों का उल्लेख मिलता है, जो 28 राज्य हम कह सकते हैं 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी जाती है, 6 इनके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तथा हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर बात की जाती है कि इसी अनुच्छेद के द्वारा संसद की बात की जाती है कि जो भारत सरकार क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकती है, इसकी भी मान्यता हमारे अनुच्छेद 1 में की जाती है, अनुच्छेद 1 में की जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 2 की, आर्टिकल 2 की बात की जाएगी तो हम क्या ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, तो अनुच्छेद 2 में हमें ध्यान देना होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का परिवेश या गठन। ये क्या कहता है, नए राज्यों का परिवेश या गठन की बात करता है, परिवेश या गठन की बात करता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के आधार पर कहा जाता है कि नए राज्यों का परिवेश या गठन की चर्चा की जाती है। तो लेकिन अब बात ये की जाती है नए राज्यों के गठन की तो बात की जाती है, लेकिन इसमें बात की जाती है पहले राज्य होते हैं भारतीय राज्य को मान्यता दी जाती है। दूसरे होते हैं विदेशी राज्य को भी हम कह सकते हैं मान्यता दी जाती है। तो हमें अगर कभी पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि नए राज्यों के परिवेश या गठन की बात करता है, तो अनुच्छेद 2 है। तथा जिसमें हम ध्यान रख सकते हैं भारतीय राज्य तथा विदेशी राज्य जो है उनको मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 3 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 3 में हम ध्यान रख सकते हैं
अनुच्छेद 3 में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो अनुच्छेद 3 में हम ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा क्या कहता है, तो हमारा कहता है अनुच्छेद 3। अब नाम में परिवर्तन कैसा हो सकता है, तो हम कह सकते हैं आज हमारे प्रदेश का जो नाम है वह क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो हम कह सकते हैं 24 जनवरी 1950 से हमारे जो प्रदेश का नाम होता है वह क्या होता है, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर बात की जाती है 1836 की, तो 1836 में इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था, यानी कि उत्तर प्रदेश को। तो इसी तरह अगर कभी नाम में जो परिवर्तन की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे हमारा अनुच्छेद 3 है जो नाम में परिवर्तन की बात करता है, जबकि इसी अनुच्छेद के द्वारा कहा जाता है कि सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा हम कह सकते हैं इसी अनुच्छेद के द्वारा कहा जाता है कि दो या दो से अधिक राज्यों से दो या दो से अधिक राज्यों से एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं इस रूप में हम किसे याद रख सकते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश से विभाजन किसका हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से विभाजन होता है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश से विभाजन किसका होता है, तो उत्तराखंड का होता है। 9 नवंबर 2000 को हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से किसको बांटा गया, तो उत्तराखंड को इनकी काटा जाता है, उत्तराखंड को बांटा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है मध्य प्रदेश की, बात की जाएगी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है, ये भी 2000 में होता है। जबकि अगर बात की जाती है तीसरा पॉइंट है कि बिहार की, तो बिहार से हम ध्यान रखेंगे बिहार से क्या होता है, झारखंड, बिहार से क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, ये भी कब होता है, तो 2000 में ये अलग होती है। तो अगर कभी बात की जाती है अनुच्छेद 3 की, तो हम क्या ध्यान रखेंगे, आर्टिकल जो 3 है वो कहता है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा दो या दो से अधिक राज्यों से इनकी मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी इनकी किया जा सकता है, जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है। जबकि अनुच्छेद 4 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 की बात क्या कही जाती है, तो आर्टिकल 4 में हम ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 4 में कहा जाता है कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, तो 1969 में हम कह सकते हैं 1969 में क्या होता है, एक बाद आता है, 1969 में बाद आया, इनकी मामला आता है, और इस मामले में कहा जाता है कि जो राज्य है यानी कि 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य कोई भी देश से दूसरे देश से नहीं मिल सकते हैं, ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। तथा ये बाद कब आता है, सर्वोच्च न्यायालय का बाद था जो कब आया, तो 1969 में आया, और इस बाद में मामले में कहा जाता है कि अब हमारे भारतीय इनके 28 राज्य हैं, ये हम कह सकते हैं दूसरे देश से नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसी बात कही जाती है अनुच्छेद 4 में। तथा हम कह सकते हैं पहली और चौथी अनुसूची की भी चर्चा की जाती है, पहली और चौथी अनुसूची की भी चर्चा हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में की जाती है, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद जो 1 है वो क्या कहता है, तो ये तो बात करता है संघ एवं राज्य क्षेत्र की। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है, जबकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा पर हम कह सकते हैं चर्चा की जाती है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारा पर चर्चा की जाती है। लेकिन इसके बाद हमें ध्यान देना होगा कि भारत और बांग्लादेश की बात की जाती है, तो हम कह सकते हैं एक संविधान संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन की बात की जाएगी तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, किसके मध्य होता है, तो हम कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है संविधान संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो हम कह सकते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 ये होता है, और इसमें कहा जाता है कि 111 क्षेत्र की बात की जाएगी तो 111 जो क्षेत्र होते हैं वह किसे दे दिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं बांग्लादेश को दे दिए जाते हैं। जबकि 51 जो क्षेत्र होते हैं, 51 क्षेत्र किसके पास रहे, तो 51 क्षेत्र रहते हैं भारत के पास। तो अगर कभी बात की जाती है 100वां संविधान संशोधन 2015 की, तो हम ध्यान रखेंगे ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था, जिसमें 111 जो क्षेत्र होते हैं वह बांग्लादेश को दे दिए जाते हैं, जबकि 51 क्षेत्र की बात की जाती है तो यह भारत को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद कहा गया कि जिस समय हमारा भारतीय संविधान की बात चल रही थी तथा इनकी लोकतंत्र की बात चल रही थी, तो प्रारंभ में कहा गया कि राज्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा। अगर रियासतों को लोकतंत्र में बदल दिया जाए तो विभाजन किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे देश में जब राज्य नहीं थे 28 राज्य आज वर्तमान में, लेकिन प्रारंभ में देखा जाता है तो यह राजाओं का शासन चलता था। तो हम कह सकते हैं कुल कितनी रियासतें थी, तो हम ध्यान रखेंगे प्रारंभ में कुल रियासतें थी 552,
प्रारंभ की बात की जाएगी तो प्रारंभ में ध्यान देना होगा, रियासतें कुल कितनी थी, तो प्रारंभ में हम ध्यान रखेंगे प्रारंभ में रियासतें थी कुल 552। तो 552 में इनकी जो रियासतें थी इन्होंने कहा कि हम राज्य के रूप में कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या हुआ कि 3 रियासतों ने मना कर दिया। 3 रियासतों ने मना कर दिया। 3 रियासतें ये कौन सी थी, तो हम ध्यान रखेंगे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। हैदराबाद की बात की जाएगी या बात की जाएगी, जूनागढ़ की बात की जाएगी या कश्मीर की बात की जाएगी, तो हम इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं कि इन तीनों इनकी रियासतों के द्वारा, इन तीनों रियासतों के द्वारा क्या कहा गया कि हम अभी इनकी राज्यों के रूप में नहीं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिस समय हमारे देश का विभाजन हुआ, तो उसके बाद कहा जाता है कि ये जो तीनों रियासतें थी वह भारतीय क्षेत्रफल में थी। ये जो तीनों रियासतें थी भारतीय क्षेत्रफल में थी। इसी वजह से कहा जाता है कि ये तीनों रियासतें भी जुड़ जाती हैं। हम कह सकते हैं 552 में से 552 रियासतों ने शर्त को हम कह सकते हैं स्वीकार कर दिया। शर्त को जब स्वीकार किया गया तो मुद्दा ये था कि भारत में कुल कितने राज्य हों तथा उनका विभाजन किस प्रकार से हो, तो हम ध्यान रख सकते हैं प्रारंभ में भारत को हम कह सकते हैं कुल कितने प्रकार से बांटा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे प्रारंभ में 552 रियासतों को हम कह सकते हैं कुल बांटा जाता है 4 आधार पर बांटा गया। अब 4 आधार कौन से थे, तो हम ध्यान रखेंगे का, खा, गा और घा। तो हम ध्यान रखेंगे का और खा, गा, घा में किस आधार पर बांटे जाएंगे, तो का में कहा गया कि का वह क्षेत्र होगा जिसमें इनकी शासन होगा गवर्नर जनरल का। का वह क्षेत्र होगा जिसमें शासन होगा गवर्नर जनरल का, उसको एक रूम में बांट दिया जाएगा। दूसरे शासन की बात की जाती है, दूसरा खा की बात की जाएगी, तो खा में इनकी रखा जाता है देशी रियासतों को। खा में किसे रखा जाता है, तो देशी रियासतों को मान्यता दी गई। जबकि गा की बात की जाती है तो गा में हम कह सकते हैं मुख्य आयुक्त को मान्यता दी जाती है, मुख्य आयुक्त को मान्यता दी गई। जबकि हम घा की बात की जाएगी तो घा में रखा गया केंद्र शासित प्रदेशों को। घा में किसे रखा गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। तो सर्वप्रथम अगर बात कभी की जाएगी कि भारत को किस आधार पर बांटा गया था, तो का, खा, गा, घा के रूप में बांटा गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद एक आयोग आया जिसका नाम था धर आयोग। कुछ समय बाद आयोग आया, धर आयोग आया, और धर आयोग ने कह दिया कि हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। तो धर आयोग ने क्या कहा कि हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं और इस प्रकार से विभाजन नहीं होगा। तो धर आयोग के बारे में हम ध्यान रखेंगे। धर आयोग की बात की जाएगी तो धर आयोग यानी जून 1948 में आता है। धर आयोग कब आता है, तो जून 1948 में आता है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो एस के धर की अध्यक्षता में ये आयोग आता है। तो इसके आधार पर कहा गया कि भारत को का, खा, गा के रूप में नहीं बांटा जाएगा। बांटा किस आधार पर जाएगा, प्रशासनिक आधार पर। तो इसने कहा कि हम भारत को बांटेंगे लेकिन आधार होगा प्रशासनिक आधार। लेकिन हुआ क्या, जिस तरह प्रारंभ में का, खा, गा, घा को के लिए असहमति जताई गई, तो उसी तरह हम कह सकते हैं जो धर आयोग के लिए भी इनकी असहमति जताई जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक समिति आई जिसका नाम था जेबीपी समिति। समिति कौन सी थी, तो जेबीपी समिति आती है इसके बाद। तो जेबीपी समिति की बात की जाएगी तो हम क्या ध्यान रखेंगे, तो जेबीपी समिति। तो जेबीपी समिति से हम ध्यान रख सकते हैं ये कब आती है, तो हम ध्यान रखना होगा कि ये जो समिति थी दिसंबर 1948 में ये समिति आई। और इसी समिति के द्वारा कहा गया कि हम भारत का विभाजन प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि हम भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं विभाजन किया जाएगा, इनकी राज्यों को बांटा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति थे पोर्टिस श्री रामुलु। तो रामुलु के द्वारा क्या कहा गया, ये चाहते थे कि जल्दी से इनकी राज्य का गठन हो जाए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इन्होंने आमरण अनशन किया था। आगे चलकर क्या होता है कि इनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब मृत्यु के उपरांत हम कह सकते हैं कि जेबीपी समिति के द्वारा हम ध्यान रखेंगे कि इनकी भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 की बात की जाएगी। 1 अक्टूबर 1953 को हम कह सकते हैं भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बनता है, तो हम कह सकते हैं पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है, तो हम ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश बनता है। लेकिन हुआ क्या
हुआ। होता क्या है, तो हम कह सकते हैं जिस तरह अभी हर बात पर असहमति जताई जा रही थी, तो क्या हुआ कि जेबीपी समिति पर भी, जेबीपी जो समिति के द्वारा ये गठन किया गया था, तो जेबीपी समिति से प्रश्न ये भी बन जाता है कि जेबीपी समिति के सदस्यों को हम कैसे याद रखेंगे, तो हम याद रख सकते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल को याद रख सकते हैं, पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया को हम याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाएगी आगे की, तो हम ध्यान रखेंगे क्या, तो हम याद रखेंगे एक आयोग जिसका नाम था फजल अली आयोग, याद रखेंगे फजल अली आयोग को। याद कैसे रखेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की बात की जाती है तो फजल अली आयोग जो होता है वह कब आता है, तो 1953 में आता है। फजल अली आयोग कब आता है, तो 1953 में आता है। इसी के द्वारा एक अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसी के द्वारा एक अधिनियम आता है, राज्य पुनर्गठन एक्ट आता है 1956। और कहा जाता है इसी अधिनियम के द्वारा ही इनके हम कह सकते हैं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी जाती है। और इसके द्वारा क्या कहा गया था, तो फजल अली आयोग ने कहा था कि एकमात्र भाषा के आधार पर, एकमात्र भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते, एकमात्र भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इनके द्वारा कहा जाता है कि भाषा के साथ साथ इनकी रीजन और क्या होनी चाहिए, तो सांस्कृतिक रीजन होनी चाहिए, सांस्कृतिक रीजन होनी चाहिए तथा आर्थिक रीजन होनी चाहिए, तथा इनके द्वारा कहा जाता है कि राजनीतिक रीजन होने चाहिए, राजनीतिक कारण होने चाहिए, और आधार पर राज्यों को गठन किया जाएगा। लेकिन तो इस तरह देखते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र इनकी किस प्रकार आगे बढ़ता है। लेकिन अगर बात की जाती है 14 राज्य जो थे इनको कब मान्यता दी जाती है, तो उसको भी हम एक रूप में ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है 1954 की बात की जाती है, तो 1954 में सर्वप्रथम इनकी दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली तथा हम कह सकते हैं पुदुचेरी को 1954 में मान्यता दी जाती है, पुदुचेरी को 1954 में मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी 1960 की, 1960 की बात की जाएगी तो 1960 में हम क्या ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र एवं गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात को इनकी मान्यता दी गई राज्यों के रूप में, महाराष्ट्र एवं गुजरात को राज्यों के रूप में मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाती है 1961 की, जबकि अगर बात की जाएगी 1961 की, तो 1961 में हम क्या ध्यान रखेंगे, 1961 में गोवा व दमन द्वीप को, गोवा दमन द्वीप को हम कह सकते हैं मान्यता दी जाती है, गोवा दमन द्वीप को मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी 1963 की, तो 1963 में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, 1963 में हम ध्यान रखेंगे नागालैंड, 1963 में हम ध्यान रखेंगे कि नागालैंड को मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार अगर कभी बात की जाती है, इस प्रकार अगर कभी बात की जाती है तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि 1954 में दादरा एवं नगर हवेली को मान्यता दी जाती है और पुदुचेरी को मान्यता दी जाती है। और 1960 की बात की जाएगी, 1960 में इनकी मद्रास, महाराष्ट्र एवं गुजरात को मान्यता दी गई। 1961 की बात की जाएगी तो 1961 में गोवा दमन व दीव को मान्यता दी जाती है। जबकि 1963 की बात की जाती है तो नागालैंड को मान्यता दी जाती है। 1963 में इनकी किसे मान्यता दी जाती है, तो नागालैंड को मान्यता दी जाती है। इसके बाद आगे की कहानी क्या होती है, तो आगे की कहानी को हम देखेंगे, आगे कहानी क्या होती है तो इसको हम याद रख सकते हैं। आगे की कहानी की बात की जाती है तो सर्वप्रथम इसके बारे में याद रखेंगे कि होता क्या है, तो होता ये है 1966 की बात थी 1966 की। तो 1966 में क्या होता है, किसे मान्यता दी जाती है, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को हम कह सकते हैं मान्यता दी जाती है। कब दी जाती है, तो 1966 में मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाती है 1972 की, अगर बात की जाएगी 1972 की, तो 1972 में हम कह सकते हैं, 1972 में किसे मान्यता दी जाती है, तो 1972 में हम कह सकते हैं 1972 में मान्यता दी जाती है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम को मान्यता दी जाती है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो हमें यह ध्यान देना होगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की यहाँ पर बात की जाती है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जब भी बात की जाएगी 1972 की, जब भी बात 1972 की जाएगी तो 1972 में हम किसे याद रखेंगे, कैसे मान्यता दी जाती है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को मान्यता दी जाती है। जबकि इसके बाद अगर देखा जाता है, इसके बाद होता क्या है, तो हम कह सकते हैं 1947 की बात की जाएगी तो 1947 में मान्यता दी गई थी सिक्किम को। 1947 में मान्यता किसे दी जाती है, तो सिक्किम को मान्यता दी जाती है, सिक्किम को। जबकि
अगर देखा जाता है 2000 की बात की जाती है तो 2000 में हम देखते हैं कि देखा जाता है कि क्या बनता है, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन किया जाता है, बिहार से झारखंड का विभाजन किया जाता है, बिहार से झारखंड का विभाजन किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश से किसका विभाजन किया जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का विभाजन किया जाता है। जबकि इसके बाद की कहानी क्या होती है, तो हम देखते हैं 2014। तो 2014 की बात की जाती है तो 2014 एक अंतिम डेट थी, और 2014 में हम देखते हैं कि 2014 में होता क्या है, तो 2014 में क्या हुआ कि 2014 में अंतिम एक जो राज्य बनता है जिसका नाम था तेलंगाना। ये अंतिम राज्य कौन सा था, तो तेलंगाना को मान्यता दी जाती है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है तथा इन्होंने हमारे भारतीय संबंध पर क्या प्रभाव डाला, उसको हमने समझा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।